हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्र एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर चालू करने वाला हूं और प्रकाश का परावर्तन ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात एक चीज जान लेते हैं कि सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग यानी हमारी पृथ्वी बच चुकी है। क्यों? क्योंकि कल जो है 5:56 पे हिमालय से बड़ा पर्वत एक एस्टेरॉइड जिसका नाम है 5276819998 QR2, ये समझिए हमारे पृथ्वी से लगभग 63 लाख किलोमीटर की दूरी पर से ये गुजरा, यानी बहुत काफी दूर था, ऐसे बचना भी था। तो समझ लीजिए कि ये सब सारे चीज मैं क्यों बता रहा हूँ। ये सब सारे चीज जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.042 AU। AU क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में AU बोलते हैं। और यहाँ पे आपका AU 0.042 AU का मतलब होता है 63 लाख किलोमीटर, जो कि पृथ्वी से दूरी ये शो कर रहा है एस्टेरॉइड का। फिर ये सन से इसकी दूरी है 1.032 AU। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज जो है ना फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए इसके बारे में मैंने जिक्र किया है। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये टॉपिक क्या है आपका? साइंस पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले, कि साइंस क्या है। तो साइंस के बारे में देखिए आपके सामने लिखा हुआ है विज्ञान के बारे में हम लोग समझेंगे। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि एकदम सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद जो आपका उससे परिष्कृत का मतलब होता है, जो रिजल्ट आएगा वही ज्ञान मेरा विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे विज्ञान का एक दूसरी परिभाषा है कि विज्ञान प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, फिर सत्यापन के माध्यम से प्राप्त किया व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं परिष्कृत ज्ञान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विज्ञान आखिर है क्या, तो पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज को सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं, प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान यह है आपका प्रेक्षण, प्रयोग एवं सत्यापन के माध्यम से प्राप्त किया गया व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं परिष्कृत ज्ञान है। यानी कि विज्ञान क्या करता है, विज्ञान है क्या, तो सबसे पहले किसी भी चीज को क्या करते हैं, देखते हैं, देखने के बाद फिर प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद फिर उसको वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के बाद जो स्टेप बाय स्टेप एकदम क्या करेंगे, अरेंजमेंट तरीके से उसको सत्यापित करते हैं। और फिर करने के बाद जो रिजल्ट आता है परिष्कृत ज्ञान ही आपका विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ आपने विज्ञान का परिभाषा देखा। अब विज्ञान जो है एक संस्कृत शब्द है। विज्ञान आपका एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना। और अंग्रेजी में जो साइंस शब्द है वो बना है आपका एक लैटिन शब्द है साइंसिया। साइंसिया एक लैटिन शब्द है। ये इससे बना है साइंस शब्द, जिसका अंग्रेजी का मतलब होता है टू नो, अर्थात जानना। यानी साइंस में अंग्रेजी का शब्द टू नो और विज्ञान संस्कृत शब्द, ये संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है जानना। तो ये दोनों को मिला करके साइंस का अर्थ हो गया जानना। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम जान रहे हैं तो वही आपका विज्ञान कहलाता है। जैसे वैज्ञानिक लोग सोचे, रिसर्च करते हैं, अंतरिक्ष में हम लोग पहुंच गए हैं, अब पहुंच करके देख रहे हैं, जान रहे हैं उस चीज के बारे में, फिर जो रिजल्ट निकला है और जो ज्ञान आपके सामने शेयर किया गया है आपको पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि आपको पता चला कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आने वाला है जो कि धरती से टकराएगा। लेकिन कैलकुलेशन करके लोग नासा के द्वारा ये कैलकुलेशन करके कि पृथ्वी से एस्टेरॉइड की दूरी कितना है, तो 5:56 पे शाम को ये पृथ्वी से दूरी लगभग आपका 5.6 मिलियन किलोमीटर था। तो और देखिए ये तो हो गया इसकी बात। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। साइंस जो है एक तो लैटिन शब्द है। साइंस को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में क्या देख लीजिए, साइंस है, एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान अर्थात उसको अंग्रेजी में फिजिकल साइंस कहते हैं और जीव विज्ञान अर्थात उसको लाइफ साइंस कहते हैं।
फिर आपका आता है भौतिक विज्ञान, साइंस के तो दो ब्रांच हो गया। फिर आता है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। अब उसी के अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री। फिर उसके बाद यहाँ लाइफ साइंस है, तो लाइफ साइंस भी आपका दो प्रकार का होता है। लाइफ साइंस आपका यहाँ क्या है, एक वनस्पति विज्ञान होता है और एक होता है जंतु विज्ञान। फिर उसके बाद आता है फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी दो शाखाएं होती है, चिरसम्मत भौतिकी और यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। फिर होता है आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। तो यही सब चीज हम लोग पढ़ते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ तो हम लोग देख लिए भौतिक विज्ञान की परिभाषा जान लेते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो जिस विज्ञान की जिस शाखा में क्या करते हैं, निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में ध्यान दीजिएगा। भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में, भौतिक विज्ञान की अगर परिभाषा बोलेगा तो विज्ञान की जिस शाखा में निर्जीव पदार्थ तथा उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद जीव विज्ञान, तो विज्ञान की जिस शाखा में जीव जंतु एवं पौधे, ठीक है, जीव जंतु एवं पौधों का अध्ययन करते हैं यानी सजीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। फिर आप आगे यहाँ पे भौतिकी, तो भौतिकी हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स की परिभाषा देखिए कि भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में, ठीक है, यहाँ पे तो आपको हो गया विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं से, क्या, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं से। तो देखिए एस्टेरॉइड जो था एक एग्जाम्पल, ये हमारी प्राकृतिक घटना है। तो ये जो है ना एस्टेरॉइड के बारे में जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ, किस, कौन सा सब्जेक्ट में, किस ब्रांच में, वो भी होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग भौतिकी अर्थात फिजिक्स कहते हैं। तो आप समझ गए, अब जितने भी बातें हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड नासा के द्वारा या इसरो के द्वारा, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं। रसायन शास्त्र क्या होता है, तो विज्ञान की जिस शाखा में, या ऐसे बोलिए भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में, यहाँ पे लिख दीजिए भौतिक विज्ञान। क्यों, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान का पार्ट है। तो भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में, तो उसी प्रकार यहाँ बोलेंगे भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में रसायनों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री कहते हैं। वनस्पति विज्ञान, तो विज्ञान की जिस शाखा में या जीव विज्ञान की जिस शाखा में, इसको लाइफ साइंस या एक और नाम इसका होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। बायो मतलब होता है आपका जीव जंतु, ठीक है, और लॉजी मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। लॉजी यानी कि स्टडी, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं उसको, लॉजी मतलब होता है अध्ययन। यानी कि यहाँ पे आपका बायोलॉजी दो पार्ट हो गया, वनस्पति विज्ञान, तो जीव विज्ञान की जिस शाखा में पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति ये जीव विज्ञान की जिस शाखा में जंतुओं से संबंधित, जीव जंतु से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। यहाँ सिर्फ बोटनी का मतलब होता है सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी दुनिया में पूरे इस धरती पर जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, छोटा है बड़ा है, उस सब के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। और जंतु विज्ञान करने का मतलब है हम लोग जंतु हैं जिसके दो हाथ दो पैर, जिसको स्तनधारी यानी अपने जैसे संतान को जो जन्म देता है उसको जंतु कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे सरीसृप वगैरह भी आ गया, सांप, बिच्छू, मानव, कुत्ता, गाय, जो भी बोल लीजिए, जो भी, ये सब आएगा आपका जंतु विज्ञान में यानी जो सजीव है। अब यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि भौतिक विज्ञान में ये जो भौतिकी है इसके जनक कौन है। तो भौतिकी के जनक न्यूटन को माना जाता है, जो वही न्यूटन जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, गुरुत्वाकर्षण को नियम को दिया था, जिन्होंने क्या देखा कि फल जो है ऊपर से टूटा नीचे क्यों गिरा, आखिर वो उसके मन में सवाल आया, तो माना जाता है न्यूटन को। रसायन शास्त्र में एक होता है मॉडर्न रसायन शास्त्र, मॉडर्न केमिस्ट्री, जिसके पिता लेवोजियर को कहते हैं। तो जनक बोलिए या पिता बोलिए,
फिर आपका यहाँ पे वनस्पति, ये जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के पिता है थियोफ्रेटस, और जंतु विज्ञान के पिता है अरस्तु। तो यहाँ पे देखिए चिरसम्मत और ये आपका आधुनिक यानी क्लासिकल मॉडर्न, ये जो क्लासिकल है ये हम लोग को भी तो पढ़ना है ही थोड़ा बहुत, लेकिन ये थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं वो आपको इंटर 10+2 क्लास में। थोड़ा बहुत चिरसम्मत यानी क्लासिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स के बारे में, यांत्रिकी के बारे में, जैसे ये पंखा हो गया, मोटर हो गया, ये सब आप टॉपिक पढ़ेंगे। ये सब हम लोग ये दोनों मिला के पढ़ेंगे 10 क्लास में। लेकिन आगे जो ना आगे ब्रांच जो है ना बढ़ जाता है, और फिर हम इसको विस्तृत अध्ययन क्लास 12th में और 11th में इन लोग के बारे में पढ़ते हैं। और मॉडर्न में हो गया परमाणु या नाभिकीय विक्रियाएं होती है, वो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ आपका साइंस से संबंधित कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आइए आप देखते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ने से पहले प्रकाश क्या है उसके बारे में पहले जान लेते, उसके बाद पढ़ेंगे इसका परावर्तन। तो इसके कुछ बातें हैं परावर्तन पढ़ने से पहले, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु को हम कैसे देखते हैं? तो बस क्या होता है कि उस पे सूर्य से प्रकाश निकलती है और उस पे पहुंचती है, वहां से टकराती है और टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो एक सवाल बनता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो हम किसी भी वस्तु को वैसे देखते हैं जब प्रकाश यानी कि कहीं से भी प्रकाश, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो घर में जल रहा बल्ब हो, चाहे वो लालटेन से निकल रहा प्रकाश हो, वहां से प्रकाश निकलता है। और फिर जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, प्रकाश अभी बल्ब से निकला, अब बल्ब से निकल करके यहाँ पे टकराया, और यहाँ से टकरा करके इस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचा, तब हम इस वस्तु को हम देख पा रहे हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को देखने का एक ही तरीका है, प्रकाश मौजूद होगा तभी हम देख सकते हैं। तब यहाँ पे आता है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। दिन के समय में जाते हैं तो सूर्य से प्रकाश निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे? वो आपका प्रकाश स्रोत हो गया। घर में है बल्ब से निकल रहा है तो उसको प्रकाश स्रोत बोलेंगे। तो प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत या दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी कि मानव निर्मित। प्राकृतिक क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए। तो प्रकृति से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, चांद, रेडियम इत्यादि। यानी कि देखते हैं रात में होता है तो हमको चांद से रोशनी मिलती है, दिन में सूर्य से मिलती है, तारा भी टिमटिमाते हैं। फिर अभी तो जुगनू विलुप्त हो गए, दिखता नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले जुगनू दिखते थे, रात में अंधेरा के समय में चलते रहते थे। रेडियम हो गया, जब आप लाते हैं तो देखते होंगे कि कभी कभी रेडियम घिरनी वगैरह, खिलौना वगैरह में यूज होता है। फिर टी शर्ट भी आ चुका है रेडियम का, जो अंधेरे रूम में चमकता है। फिर आप कुछ घरों में सजावट कर सकते हैं, जैसे चांद तारा आपको मिलते रहेगा, फुटपाथ पे या दुकान में मिल जाएगा, उसको लगा दीजिए दीवारों पे और रात में ऑफ कर दीजिए और बैकग्राउंड ऊपर में देखिए एकदम आलिशान लगेगा। तो वही होता है रेडियम, हरा हरा कलर का रहेगा। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। अब देखिए पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य। आपसे क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य। मानव निर्मित क्या होता है? तो मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित कहते हैं, यानी कृत्रिम। जैसे जो भी मानव बनाया, जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, फिर आपका लालटेन हो गया, दिया हो गया, माचिस हो गया, एक्सेट्रा, जो भी है ये सब मानव निर्मित हो गया। फिर आता है प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है, यानी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उसमें अंदर में रहती है। तो वो सारे ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन या लैंप के तेल में एक ऊर्जा संचित रहती है। क्वेश्चन पूछ दिया कि लालटेन या लैंप के रूप में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा उसमें संचित मतलब जमा रहती है। वही ऊर्जा क्या होती है जब हम उसको सलाई से जलाते हैं माचिस से, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें आपका हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। फिर बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा रहता है संचित, तो उसको जब हम जलाते हैं उसमें हम बिजली देते हैं तो प्रकाश ऊर्जा हो जाता है। टॉर्च में हम सेल लगा देते हैं यानी बैटरी लगाते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। तो इस तरह से प्रकाश के जितने भी स्रोत है, जो भी प्रकाश का स्रोत है, उनमें एक ऊर्जा मौजूद होती है, वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। अब प्रकाश क्या है?
तो इस तरह से पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश दो बात है, एक होता है वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आता है प्रदीप्त वस्तु है और यह दीप्तिमान यानी ल्यूमिनस, ये क्या होता है? तो वे वस्तु, वे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको सबका नोट्स खुद से लिखना है। बहुत सारे बात सिर्फ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, मैं बोलूंगा उसको आपको लिख लेना है नोट्स बना करके। तो वे वस्तुएं जिसका खुद का अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसको अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु में एग्जाम्पल आ गया, जैसे सूर्य अपना प्रकाश होता है इसका खुद का, बिजली का बल्ब खुद अपना प्रकाश, ये इसका स्रोत होता है, जलती मोमबत्ती इसका खुद अपना प्रकाश होता है। अप्रदीप्त वस्तु जैसे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करें, जैसे टेबल स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, इसमें हम सलाई जलाते हैं तभी उत्सर्जित होता है। कुर्सी ये स्वयं उत्सर्जित नहीं करेगा जब तक इसमें आग नहीं लगाएंगे। पुस्तक, पौधे, चंद्रमा आदि। अब यहाँ पे बात आता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो अपने आप लाइट चमकता है, नहीं, चंद्रमा भी एक अप्रदीप्त वस्तु है। एग्जाम्पल में आएगा कि इनमें से कौन अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो ये आपको जानना उदाहरण जरूरी है परिभाषा के साथ साथ। अब वो 4 ऑप्शन में से आपको छांटना पड़ेगा। तो चंद्रमा क्या है? एक अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों? तो देखिए वास्तव में क्या होता है ना कि सूर्य से प्रकाश निकलता है और सूर्य से प्रकाश निकल करके चंद्रमा पे टकराती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कैसे? तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार देंगे कि वास्तव में जब हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं, अप्रदीप्त वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश स्रोत यानी सूर्य से प्रकाश या कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल करके उस वस्तु पर पहुंचती है और टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो क्या होता है, चंद्रमा पे सूर्य से प्रकाश निकलती है और चंद्रमा पे जाकर के टकराती है, और टकरा करके उसकी जो रोशनी आती है रात में वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। इस तरह से आपका यहाँ पे सवाल सॉल्व होता है। परकिरण, परकिरण क्या? स्कैटरिंग। तो क्या स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश या कहीं से भी आता हुआ प्रकाश क्या होता है, ये वायुमंडल में छोटे छोटे सूक्ष्म कण, धूल कण मौजूद है। तो वो धूल कण क्या होता है, उस प्रकाश ऊर्जा को सोख लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित कर करके फिर क्या करता है, चारों तरफ विकृत कर देता है। अब विकृत करने के बाद यही प्रक्रिया आपका परकिरण कहलाती है। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे देंगे हम कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब सूक्ष्म कणों या धूल कणों पर पड़ती है तो धूल कण उस ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद फिर उसे चारों ओर विकृत कर देती है। यह प्रक्रिया परकिरण कहलाती है। तो अब हम यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जैसे गुफा वगैरह में जहाँ पे सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती है फिर भी हम उस वस्तु को देख लेते हैं, या कभी कभी बंद रूम अंधेरा रहता है वहां पे भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो आप देखिएगा कि एक छोटा छोटा धूलकण धूप के समय में जब खिड़की खोलिएगा या कहीं से आपका दरवाजा एक छोटा सा छेद होगा, वहां से आपको छोटा छोटा धूलकण मौजूद आएगा धूप के किरण में। तो वही धूलकण क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित किया रहता है और फिर उसको चारों तरफ विकृत कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम दिन में किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है, परकिरण के कारण। अब यहाँ पे परकिरण के कारण यहाँ तो हो गया आपका। फिर प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण क्या है, तो जब प्रकाश एक सरल रेखा पर, प्रकाश जो है ना बहुत सारा थोक भाव में आता है, लेकिन जब एक सरल रेखा पर प्रकाश चलेगा तो उसे प्रकाश का किरण कहेंगे, और जिस पथ पर चलेगा उस पथ को प्रकाश का किरण पथ कहेंगे। तो प्रकाश का किरण जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश का किरण पथ कहते हैं। क्वेश्चन आएगा किरण पथ किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है उसे प्रकाश का किरण पथ कहते हैं। देखिए किरण पुंज, किरण पुंज क्या होता है, यानी बीम। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो सूर्य से जो प्रकाश आती है वो एक थोक भाव में आती है, यानी कि एक समूह में आती है, तो उसी को हम कहते हैं किरण पुंज। ये किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम, अभिसारी यानी कन्वर्जिंग, समांतर यानी कि पैरेलल। यहाँ देखिए कि जब प्रकाश का किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चारों तरफ चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज
एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश का वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो यानी समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर आप इसके बाद आता है पारदर्शी वस्तु, अप्रभासी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिसके आर पार यानी कि वैसा वस्तु जिससे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसको हम पारदर्शी कहेंगे। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, फिर प्लास्टिक हो गया, आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, एकदम आसानी से आर पार चले जाएगा किरण यानी रोशनी, उसको बोल देंगे पारदर्शी। पारभासी क्या होता है, तो जिसमें वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही अपने से होकर गुजारे उसको बोलेंगे पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच जो है ना, घिसा हुआ रहेगा तो उसमें कुछ अंश ही बाहर जाता है। या तेल लगा हुआ कागज, या डालडा, बचपन में याद कीजिए आपको मिलता था डालडा लाने के लिए, 2 रुपए का डालडा लिया, 5 रुपए का डालडा लिया, डालडा लाते थे, मम्मी उधर पूरी बना रही है और जब कागज को देखते थे कि रोशनी के जाए तो इधर से उधर आपको रोशनी यानी कि आपको वो बल्ब नजर आती थी या कुछ वस्तु नजर आती थी। क्या हो रहा है, आपके आंख से जो रोशनी कर रही है कुछ अंश ही उसके उधर जा रहा है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, पारभासी वस्तु बोलेंगे। आंख की पलक ऐसे बंद कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, हल्का हल्का रोशनी दिखाई देगा। फिर ट्रेसिंग पेपर हो गया, ट्रेसिंग पेपर अभी मिलता है, बटर पेपर जिसको बोलते हैं, या आप लाते होंगे। फिर चर्म हो गया, चर्म यानी चमड़ा, रक्त हो गया, दूध हो गया, घना कुआं, कुहासा, हल्के बादल एटसेट्रा, ये सब पारभासी के एग्जाम्पल है। इसमें से आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन पारदर्शी है, पारभासी है। तो ये सब उदाहरण, परिभाषा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना कि उदाहरण। तो उदाहरण जितना भी हो बुक में या जहां भी हो, उसको उदाहरण को लिखिए और उसको समझिएगा। अब पारदर्शी की परिभाषा क्या है, तो जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार न करे, जहाँ छाया बनाए उसको हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, पेंट हो गया, मोटा गत्ता हो गया, दीवार हो गया, किताब हो गया, एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपके सारे सवाल जो प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक पढ़ने से पहले यहाँ पे खत्म होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सेशन को जारी करते हुए। ये सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर कहीं पे आपको ये परेशानी होती है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।